हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, देर रात अंतिम संस्कार करना मानवाधिकार का उल्लंघन। रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती का आया ऑडियो संदेश। बिहार चुनाव में क्या कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है? जीएसटी मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा केरल। बिहार चुनाव की गूंज दिल्ली तक क्यों सुनाई देती है? कोरोना वायरस में क्या काढ़े का ज्यादा सेवन अब खतरनाक बन रहा है? हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से गिरी दीवार, 2 महीने के मासूम सहित 9 की मौत। पाकिस्तान में ड्रैगन का नया पैतरा, भारत की सीमा से 2000 किलोमीटर दूर कारोबार के बहाने चीनी कंपनियों को लाने की तैयारी। और अजरबैजान और अर्मीनिया की जंग में शरणार्थियों की मदद करता एक भारतीय परिवार। आगे शुरू करते हैं अब खबरें विस्तार से। हाथरस में एक 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप और फिर उसकी मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा है कि रात के अंधेरे में लड़की का अंतिम संस्कार करना लड़की और उसके परिवार दोनों का मानवाधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने योगी सरकार को निर्देश दिए हैं कि हाथरस जैसे हालात में शवों का अंतिम संस्कार किस तरह किया जाए, इसको लेकर वो एक नियम बनाए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उनके खिलाफ जन सुरक्षा कानून के तहत लगाए गए आरोपों को इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा हटा लिए जाने के बाद मंगलवार रात रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए फिर से संघर्ष शुरू करेंगी। महबूबा ने कहा, मैं 1 साल से ज्यादा समय के बाद रिहा हुई हूं। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और मेरी रूह पर वार करता रहा। मुझे एहसास है कि ऐसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की बेइज्जती को कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली दरबार में 5 अगस्त को गैर कानूनी तरीके से जो हमसे छीन लिया गया, अब उसे वापस लेना होगा। जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जान निछावर की, उसे हल करने के लिए अपनी जद्दोजहद वापस रखनी होगी। मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग जेलों में कैद हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मंद रफ्तार पर चुटकी ली है और एक खबर की ग्राफिक्स प्लेट साझा करते हुए ट्वीट किया है, भाजपा की नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की 6 साल की ठोस उपलब्धि। बांग्लादेश भारत से आगे निकलने के लिए तैयार। बता दें कि इस कैलेंडर वर्ष में बांग्लादेश प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत को पछाड़ने के लिए तैयार है। इसका मुख्य कारण कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आया बड़ा संकुचन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक भारत 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 4% बढ़कर $1,888 होने की उम्मीद है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.5% घटकर $1,877 रहने की उम्मीद है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी मुआवजे के बदले कर्ज लेने के विकल्प के विरोध में केरल सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उसके साथ 9 और राज्य भी शामिल होंगे। जीएसटी मुआवजे को लेकर 1 हफ्ते में 2 बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हो चुकी है और दोनों ही बैठकों में सभी राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। सोमवार को हुई दूसरी बैठक भी बेनतीजा निकली। जीएसटी लागू करते समय राज्य सरकारों और केंद्र के बीच हुए समझौतों के मुताबिक जीएसटी से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करती है। राज्य केंद्र सरकार के इसी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस मुआवजे के भरपाई के लिए राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेने के 2 विकल्प दे रही है, जिस पर सभी राज्य सहमत नहीं हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आंध्र सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों को इस बाबत पत्र लिखकर अलर्ट रहने को कहा है। वहीं दूसरी ओर राजधानी हैदराबाद में बारिश के चलते एक दीवार गिर गई। इस हादसे में 2 महीने के मासूम समेत 9 लोगों की मौत हो गई।
बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने लव सिन्हा को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि लंबे समय से चर्चा थी कि कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा था कि लव किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अब ये सब साफ हो चुका है। बिहार में दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है, लेकिन राज्य में 1990 तक कुछ वर्षों को छोड़कर सत्ता में रही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को हवा में त्रिशंकु की तरह लटका रखा है। पार्टी ने महज 21 प्रत्याशियों की लिस्ट अब तक जारी की है, जबकि महागठबंधन राजद, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के गठजोड़ में उसके हिस्से 70 सीटें आई हैं, यानी पार्टी को 49 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा करना बाकी है। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर से ये सवाल पूछने पर वो कहते हैं, हमारी पार्टी कोई एक आदमी पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया का पालन होता है। 14 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों की घोषणा होगी। इसमें देरी की बात कहाँ है। हालांकि इस बीच पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवारों का नाम आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर उन्हें अपने क्षेत्र जाकर चुनाव प्रचार करने के संकेत दे दिए हैं। अगले महीने होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में सुरेश कुमार पाल को बांगरमऊ से और श्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को देवरिया से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 16 अक्टूबर को आगरा में होगा संयुक्त व्यापार मंडल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों का सम्मेलन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र सिंह चंदेल, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। साथ ही अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी भी करेंगे शिरकत। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र मालवीय नगर में देसी शराब का ठेका क्षेत्र में चर्चित बना हुआ है, जहां दबंग किस्म के लोग ठेके से लोगों को बाहर फेंक देते हैं। ऐसे ही मामला उस समय देखने को मिला जब अत्यधिक शराब के नशे में एक व्यक्ति पानी से भरे नाले में गिर गया, जिसको देखने वालों को हुजूम लगा हुआ था, लेकिन उसको नाले से कोई निकाल नहीं रहा था। कुछ शराबी बाहर खड़े तमाशा देख रहे थे। उसी दौरान राह चलते लोगों ने शराबी को नाले में पड़ा देखा और आसपास के लोगों के सहयोग से नाले से बाहर निकाला, लेकिन शराब बेचने वाले, ठेके पर कार्य करने वाले उक्त व्यक्ति ने नाले में पड़े हुए व्यक्ति को नहीं देखा। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील परिसर में मंगलवार को सामाजिक उत्पीड़न विरोधी मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल व उपराष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सगड़ी के न रहने पर नायब तहसीलदार सगड़ी मयंक मिश्रा को सौंपकर मांग की, देश में जो कानून व्यवस्था है उसे सुधारा जाए एवं निजीकरण बंद करते हुए लोगों को, कमजोर वर्ग को रोजगार की गारंटी एवं छात्रों को छात्रवृत्ति, गरीबों को न्याय, रोजगार आदि सुविधाएं दी जाएं। सरेराह पुलिस सिपाही के चप्पलों से युवती ने पिटाई की, किसी ने सिपाही को नहीं बचाया। सिपाही की युवती द्वारा चप्पलों से की गई पिटाई लाइव कैमरे में कैद हो गई। 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई भिड़ंत में सिपाही सहित 2 लोग घायल हो गए। घायल सिपाही के ऊपर भाई और भतीजे के साथ जा रही युवती ने सरेराह चप्पलों से पिटाई कर दी। युवती ने सिपाही पर शराब के नशे में रॉन्ग साइड से मोटरसाइकिल से टक्कर मारने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही सहित दोनों घायलों को सीएचसी कायमगंज में भर्ती कराया। मेरापुर थाना क्षेत्र के अचरा चौकी पर तैनात है सिपाही कृष्ण कुमार। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के अचरा रोड पर अनवर खां के कोल्ड के पास ये मामला बताया गया है। गुजरात में तनिष्क के स्टोर को मिली धमकियां। ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने एक विज्ञापन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ट्विटर पर बायकॉट के ट्रेंड से शुरू होकर अब ये मामला ऐड हटाने से लेकर कंपनी के एक स्टोर को धमकियां मिलने तक पहुंच गया है। इस ऐड के विरोध में के बीच गुजरात के गांधी धाम में कंपनी के एक स्टोर के मैनेजर से जबरन माफीनामा लिखवाए जाने की खबर है। कथित तौर पर कच्छ के एक स्टोर को धमकियां मिली थी। पुलिस ने बताया कि वो इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है। बता दें कि कंपनी ने पिछले हफ्ते अपने नए कलेक्शन एकत्नों को लेकर एक एड रिलीज किया था, जिसमें 2 परिवारों के बीच अंतर धार्मिक विवाह दिखाया गया था। ट्विटर पर इस एड को लेकर बायकॉट तनिष्क ट्रेंड होने लगा था। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला ऐड बताया और इसे हटाने की मांग कर रहे थे।
कोरोना वायरस अभी भी घातक बना हुआ है। भारत में इसका आंकड़ा 72,39,389 हो गया है। ठीक होने वालों की संख्या 63,01,987 हो गई है और मौतों का आंकड़ा 1,10,586 तक पहुंच गया है। महामारी में अभी तक इससे बचने का कोई तय उपाय या तरीका नहीं है, तो लोग घरेलू नुस्खे वाले काढ़े पर निर्भर हैं। लेकिन काढ़े का ज्यादा सेवन अब खतरनाक बन रहा है। इसके चलते लोगों में इंटरनल ब्लीडिंग यानी शरीर के आंतरिक अंगों में खून का रिसाव, आंत, पेट में मल्टीपल अल्सर और मुंह में छालों के साथ बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। कोरोना के खौफ में काढ़ा लगभग हर घर में बन रहा है और लोग इसे दिन में कई बार पी भी रहे हैं। इसके फायदे कई हैं, लेकिन इसमें डाली जाने वाली सामग्री ज्यादा मात्रा में लेने के कारण लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इन दिनों 2 छोटे द्वीपों को लेकर सियासत उबल रही है। आमने सामने है प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुवाई वाली केंद्रीय सरकार और सिंध प्रांत की सियासी पार्टियां। अचानक इन 2 द्वीपों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने वाले सरकारी अध्यादेश और देश में नया द्वीप विकास प्राधिकरण बनाने वाले फरमान को लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। नाराजगी के साथ ही आशंकाएं हैं कि इन द्वीपों को इमरानी निजाम चीनी कंपनियों के आगे रेवड़ियों की तरह पेश करने की तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान अगर भुंडर और डिंगी या बंडल द्वीपों को चीनी कंपनियों को नजराने में पेश करता है तो इससे न केवल सिंध के लोगों की फिक्र बढ़ती है बल्कि भारत के लिए भी चिंता के सबब बनते हैं, क्योंकि इन दोनों द्वीपों से कच्छ में भारतीय सीमा तक की दूरी 200 किलोमीटर से भी कम होगी। ये दोनों द्वीप अरब सागर में भारत पाक सीमा के सर क्रीक इलाके से करीब हैं, जिसको लेकर दोनों मुल्कों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। जाहिर है इलाके में कारोबार के बहाने चीनी कंपनियों की मौजूदगी नई परेशानी वाला पैतरा होगी। पेरू में अपने चर्चित पर्यटक स्थल माचू पिचू को सिर्फ एक पर्यटक के लिए खोला है। जापान के जेसी कातेयामा इस साल मार्च में ही माचू पिचू घूमने आए थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण माचू पिचू को बंद कर दिया गया था। कातेयामा ने भी करीब 7 महीने तक माचू पिचू जाने का इंतजार किया। माचू पिचू पेरू में इंका सभ्यता का प्रसिद्ध अवशेष स्थल है। यहाँ के खंडहर इंका सभ्यता की निशानी है। दूर दूर से लोग इस सभ्यता के अवशेषों को देखने आते हैं। पेरू के सांस्कृतिक मंत्री एलेक्जांड्रो नेरा ने बताया कि कातेयामा को विशेष अनुरोध पर माचू पिचू जाने की अनुमति दी गई है। पेरू का सबसे चर्चित पर्यटक स्थल माचू पिचू अगले महीने से खुलने वाला है, लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या सीमित की गई है। फिलहाल माचू पिचू खोले जाने की कोई तारीख तय नहीं हुई। अफगानिस्तान, शांति वार्ता के बीच तालिबान का बड़ा हमला, छिड़ी लड़ाई। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में सरकारी सैन्य बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच भारी लड़ाई चल रही है, जिसके बाद वहां हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। बुधवार को इस हिंसक संघर्ष का तीसरा दिन है। अफगान सैनिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत की राजधानी लश्करगाह को तालिबान के हमले से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले ही महीने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता शुरू हुई थी। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच पहली बार बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। अफगान सैन्य बल तालिबान की हिंसा का जवाब दे रहे हैं और अमेरिकी हवाई हमले उनकी जवाबी कार्रवाई में मदद कर रहे हैं। इससे पहले अफगानिस्तान में नेटो के प्रमुख अमेरिकी जनरल स्कॉट मिलर ने शांति वार्ता को नजरअंदाज करने और फरवरी में हुए समझौते का उल्लंघन करने के लिए तालिबान की निंदा की थी। भारी हिंसा के बीच हेलमंद और पड़ोसी कांधार प्रांत में बिजली की आपूर्ति बाधित है। तालिबान ने यहां सोमवार को एक पावर सब स्टेशन पर हमला कर दिया था। कई टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी ठप कर दिए हैं। अनुमान है कि अब तक करीब 5000 परिवारों या लगभग 35,000 लोगों को अपना घर से भागना पड़ा है। इसमें से कई लोगों के पड़ोस में शरण लेने की खबर है। अजरबैजान और अर्मीनिया की जंग का केंद्र बने नागोर्नो काराबाख इलाके के आम लोगों की जिंदगियां बिखर कर रह गई हैं। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। एक तरफ पुरुषों ने मैदान जंग की तरफ कूच किया तो दूसरी तरफ महिलाएं बच्चों के साथ सुरक्षित पनाहगाहों की तलाश में निकल गईं। विस्थापित हुए कई लोग शरण के लिए बसों के जरिए अर्मीनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे हैं, जहां सरकार ने उनके रहने का इंतजाम किया था। उनके लिए कैंप्स बनवाए थे और येरेवन के स्थानीय लोगों ने भी मदद का हाथ बढ़ाते हुए अपने घरों और होटलों के दरवाजे शरणार्थियों के लिए खोल दिए। स्थानीय लोग अलग अलग तरीके से नागोर्नो काराबाख से आए लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके लिए दवाइयों और कपड़ों का इंतजाम भी कर रहे हैं।
पिछले 6 साल से परिवार के साथ येरेवन में रह रहे 45 वर्षीय भारतीय परवेज अली खान ने भी अपनी ओर से शरणार्थियों के लिए कुछ करना चाहते थे। जब वो शरणार्थी कैंप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खाने का कच्चा सामान तो दिया गया है, लेकिन शरणार्थियों के पास खाना पकाने का साधन नहीं है और नारगोनो काराबाग से आ रहे थके हारे लोग भूखे बैठे थे। इन शरणार्थियों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। तब इंडियन महक रेस्टोरेंट चलाने वाले परवेज और उनकी पत्नी ने सोचा कि इस तरीके से वो शरणार्थियों की मदद कर सकते हैं और उन्होंने तय किया कि वो इन लोगों को पका हुआ खाना मुहैया कराएंगे। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय। अब हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए हेडलाइंस 24। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.